विद्यार्थियों, हमने प्लेटो को पढ़ा। आज महान दार्शनिक प्लेटो के ऊपर जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उन पर हम चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, यह किस विद्वान का कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है? सद्गुण ही ज्ञान है। इस कथन को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। यह है स्वयं महान दार्शनिक प्लेटो का कथन है। दूसरा प्रश्न, प्लेटो का अरबी भाषा में क्या नाम था? प्लेटो का अरबी भाषा में नाम पूछा जाता है, तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था अफलातून। अफलातून। तीसरा जो प्रश्न बनता है, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुरु कौन था, शिष्य कौन था। गुरु शिष्य परंपरा में हमने देखा कि सबसे पहला जो व्यक्ति है वो सुकरात है, पढ़ा तब भी हमने अध्ययन किया था। दूसरा व्यक्ति सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। मैंने ये भी बताया था आपको कि अरस्तु का शिष्य था सिकंदर महान। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो प्राय यहीं तक सीमित है। प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात का शिष्य कौन था, अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो का शिष्य कौन था। तो इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। वास्तविक नाम, तो प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज। अरिस्तोक्लीज नाम था इसका। प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। प्लेटो का शाब्दिक अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि जो शारीरिक रूप से जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है, उभरे हुए कंधों वाला व्यक्ति होता है। और ये जो शब्द है ये इनके जो शारीरिक शिक्षक थे, व्यायाम शिक्षक थे, उनके द्वारा दिया गया था। एक महत्वपूर्ण कथन और देखिए आप, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। यह किस विचारक का कथन है या किस दार्शनिक ने ऐसा कहा है? रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। तो ये महान दार्शनिक रूसो का कथन है। रूसो ने रिपब्लिक के बारे में लिखा कि यह शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्लेटो की वह कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके कारण से वह अमर दार्शनिक हो गया? आज प्लेटो की गणना विश्व के महानतम दार्शनिकों में की जाती है, तो वह उसकी अमर रचना कौन सी है? वह उसका अमर ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है जिसके कारण उसकी गणना विश्व के महान दार्शनिकों में की जाती है? महान दार्शनिकों में। तो पुस्तक कौन सी है प्लेटो की? हम कह सकते हैं रिपब्लिक। भले ये कल्पना लोक की पुस्तक मानी जाती है। यूटोपिया जो थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई थी, काल्पनिक पुस्तक, जिसका अर्थ ही काल्पनिक होता है, वैसे ही रिपब्लिक है। और इसमें आदर्श राज्य का जो वर्णन किया गया था वो भी काल्पनिक है। लेकिन आज विश्व के दार्शनिकों में प्लेटो की जो गणना की जाती है वो उसका श्रेय रिपब्लिक को दिया जाता है। तो वो अमर ग्रंथ कौन सा है जिसने प्लेटो को अमर कर दिया? अगला प्रश्न, प्लेटो ने किस शिक्षणालय की स्थापना की? प्लेटो के द्वारा किस शिक्षणालय की स्थापना की गई? प्लेटो ने किस विद्यालय की स्थापना की? इस प्रश्न को भी बहुत बार पूछा जाता है। पश्चिमी जगत का एक प्रकार से ये प्रथम विश्वविद्यालय था और नाम था इसका अकादमी। प्लेटो ने जिस शिक्षणालय की स्थापना की थी, जिस स्कूल की स्थापना की थी, वो था अकादमी। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न, ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। 8वां प्रश्न, ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति
अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे, यहाँ प्रवेश न करे, प्रवेश न करे। प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है कि अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा गया था, या फिर ये जो शब्द है, कोटेशन है, ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे, कहाँ पर लिखा गया? तो ये अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा गया था। ज्यामिति गणित की एक शाखा है, गणित समझ सकते हैं हम, और प्लेटो ज्यामिति से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। उसने सेनापति के लिए भी, जब हमने शिक्षा सिद्धांत पढ़ा था तब इसके बारे में चर्चा की थी कि जो सेनापति होता है उसे संख्या का ज्ञान, राजा को संख्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी सेना को किस प्रकार से व्यवस्थित करे, सेना को कितने भागों में वर्गीकृत करे, कितनी सेना उसकी होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जब उसने अपने उप आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था तो राज्य की जो उप आदर्श राज्य की जनसंख्या, उसका उसने एक आदर्श संख्या के रूप में प्रतिमान स्थापित किया था कि यह संख्या 5040 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या का कहीं वर्णन नहीं किया है। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता सीधे रूप में कि प्लेटो के अनुसार एक राज्य के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसने केवल अपने उप आदर्श राज्य में इस व्यवस्था को दिखाया है। उप आदर्श राज्य में जनसंख्या, प्लेटो के अनुसार उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो 5040 की जनसंख्या का उसने निर्धारण किया है। अगला प्रश्न देखिए आप, 10वां प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने गुण हैं? प्लेटो के अनुसार 10वां प्रश्न, प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं? आत्मा कितने गुणों से युक्त होती है? आत्मा के कितने गुण हैं? तो प्लेटो ने जो आत्मा के गुणों का निर्धारण किया है, 3 गुण उसने बताए हैं। विवेक, इसमें से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। दूसरा साहस, जैसे हमने पढ़ा था, इसे शौर्य के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, शौर्य। और जो तीसरा गुण होता है वो है क्षुधा। विभिन्न विद्वानों ने इसे तृष्णा के नाम से भी कहा है, तृष्णा है, भूख है, इस शब्दों से भी क्षुधा को परिभाषित किया गया। तो मानवीय आत्मा किन गुणों से युक्त होती है? विवेक, साहस और क्षुधा। जब हमने प्लेटो को पढ़ा है तब विस्तार से इनके बारे में चर्चा की थी। तो प्रश्न, अगला प्रश्न ये बनता है इसमें से कि उसके आदर्श राज्य में कितने वर्ग थे? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के में कितने वर्ग? आदर्श राज्य में प्लेटो ने कितने वर्गों का निर्धारण किया है? वर्गों का निर्धारण किया है, निर्धारण किया है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में कितने वर्ग हैं? तो इन आत्मा के जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पर ही उसने अपने आदर्श राज्य में वर्गों का निर्धारण किया। जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, उसे दार्शनिक का नाम दिया उसने, दार्शनिक शासक, दार्शनिक शासक। जिनमें साहस तत्व की प्रधानता होती है वो है सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग। और जिनमें क्षुधा की प्रधानता होती है, तृष्णा कहें, भूख कहें, वह है उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अगला प्रश्न देखिए आप, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है? 12वां प्रश्न, प्लेटो के अनुसार कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है? कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। यह प्रमुख रूप से न्याय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत जिस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है वह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और इसे, इसकी परिभाषा देते हुए प्लेटो ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करे। जैसे अभी बताया, जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक, सैनिक, जिन्हें दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, इन्हें संरक्षक वर्ग कहा जाता है, संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें,
एक वर्ग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो ये प्लेटो के अनुसार कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक से क्या अभिप्राय है। दार्शनिक शासक के शासन से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या अभिप्राय है, बहुत छोटा सा उत्तर है इसका, विवेक का शासन। विवेक का शासन। शिक्षा सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने क्या लिखा है कि सर्वाधिक चालाक व्यक्ति शासन नहीं कर सकते हैं, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति है वो शासन नहीं कर सकते हैं, अपितु शासन करना अपने आप में कला है और यह योग्यता उनके पास में होती है जिनके पास में विवेक की प्रधानता होती है। तो दार्शनिक शासक के शासन से क्या अभिप्राय हुआ, विवेक का शासन। अगला प्रश्न देखिए आप इसमें, किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट की संज्ञा दी जाती है। प्रथम प्रथम फासिस्ट की संज्ञा किस विचारक को दी जाती है। तो ये सीधी सी बात, हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, तो प्लेटो को इसकी संज्ञा दी गई है। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्लेटो किस सिद्धांत के कारण से, किस पुस्तक के कारण से अमर है। तो सिद्धांत तो कौन सा हो गया उसका, अब वह अमर क्यों है, किस सिद्धांत के कारण से है, तो वो है उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत। और जिस पुस्तक ने उसे अमर कर दिया, भले ही वो काल्पनिक पुस्तक, अभी अपन चर्चा कर रहे थे, तो वो कौन सी पुस्तक है, उसकी पुस्तक है रिपब्लिक। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, प्लेटो का जो साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें प्रमुख अंतर क्या है। प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है। आधुनिक साम्यवाद, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत में इसका बहुत अत्यधिक मात्रा में विश्लेषण किया गया। संक्षिप्त इसका यदि उत्तर हम तलाशें तो प्लेटो के अनुसार जो साम्यवाद है, प्लेटो के साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य था वो था राजनीतिक व्यवस्था को प्लेटो किसी भी स्थिति में शुद्ध करना चाहता था, वह उसमें किसी प्रकार की विकृति को नहीं आने देना चाहता था। जब राजनीतिक जो शासक वर्ग है वह यदि शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, तो अपने आप ही राज्य का एक प्रकार से संतुलन बना रहेगा। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, राजनीतिक, उसका जो दृष्टिकोण है राजनीतिक लिए हुए है। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है उसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख तत्व पर जो बल देता है वह उसका आर्थिक तत्व है। आर्थिक तत्व है। यदि भी देखो इस प्रकार के विचार हैं प्लेटो के, इस साम्यवाद में भी हमारे को दृष्टिगोचर होते हैं। प्लेटो ने भी एक स्थान पर लिखा था कि व्यक्ति के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास में इतनी अधिक संपत्ति भी नहीं हो जाए कि वो बहुत अधिक धनवान हो जाए, और इतनी कम संपत्ति भी उसके पास में नहीं रह जाए कि वह धन से हीन हो जाए। लेकिन उसका जो प्रमुख बल था, प्रमुख जो जोर है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण पर रहा। प्लेटो के का जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें अगला प्रश्न देखिए आप, प्लेटो की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है। शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता, शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का जब हमने अध्ययन किया था तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली काफ़ी लंबे समय तक चलती है। 35 वर्ष तक तो आपको याद है कि उसने केवल अध्यापन की बात कही है। फिर 35 से लेकर के और 50 वर्ष तक ये उसकी शिक्षा चलती है। वो चलती है जीवन का अनुभव देने के लिए। जो दार्शनिक वर्ग है उसे वह क्रियात्मक अनुभव के द्वारा, मैंने आपको बताया था कि संसार रूपी पाठशाला में वह थपेड़े खाता है और धक्के खा करके व्यवहारिक अनुभव को प्राप्त करता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि शिक्षा पद्धति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्लेटो ने माना कि शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, राज्य द्वारा नियंत्रित, राज्य के नियंत्रण में शिक्षा है वो दी जानी चाहिए।
महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, वैसे तो ये विचारक प्लेटो इस प्रकार का है कि इसमें सैकड़ों प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जब बात आती है तब इनमें हमने इन प्रश्नों को देखा। आदर्श राज्य के वर्ग हो गए, 3 वर्ग हो गए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता को हमने देखा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। मानवीय आत्मा के गुण हो गए इसमें। प्लेटो की शिक्षा की जो प्रमुख विशेषता वो हमने देख ली इसमें। प्लेटो के द्वारा अकादमी की स्थापना की गई, ये भी हमने पढ़ा। प्लेटो के अनुसार और जो साम्यवादी व्यवस्था वो किसके लिए है, वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, ये भी हमने अभी इसका भी वर्णन कर दिया है। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में उप आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया? एक प्रश्न और देख लीजिए आज की इस क्लास में आप। प्लेटो ने अपना जो उप आदर्श राज्य का सिद्धांत है, उप आदर्श राज्य का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? उप आदर्श राज्य का सिद्धांत उसने दिया है लॉज नामक पुस्तक में। प्लेटो के द्वारा लगभग जो पुस्तकें लिखी गई थी उनकी संख्या अलग अलग विद्वानों ने निर्धारित की है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में प्रमुख रूप से 32 पुस्तकें लिखी थी। हो सकता है विद्वानों ने, एक ही विचारक है उन्होंने ये भी माना है कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में 36 पुस्तकें लिखी, तो यहाँ पर विरोधाभास हो सकता है। प्लेटो ने प्रमुख रूप से जो पुस्तकें लिखी थी उनमें जो ये प्रश्न का जो उत्तर है, प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य का वर्णन किस पुस्तक में किया? लॉज में किया। जीवन के प्रारंभिक काल में उसने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था, रिपब्लिक जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जीवन के मध्य काल में उसने स्टेटस मैन नामक पुस्तक लिखी थी, और जीवन के अंतिम काल में उसने लॉज, मैंने बताया था आपको उपादर्श राज्य का अध्ययन करते हुए, जब हमने उपादर्श राज्य का अध्ययन किया उसमें बताया था कि प्लेटो ने स्वीकार कर लिया था कि व्यक्ति बिना कानून के अपना जीवन हो किसी भी स्थिति में ज्ञापित नहीं कर सकता है। कानून क्या? क्योंकि अपने आदर्श राज्य में जब उसने कानून की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, और जब जीवन के अंतिम वर्षों में जब प्लेटो था तब उसने अपनी लॉज नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी में अब उसने अपने उप आदर्श राज्य के सिद्धांत का वर्णन किया था, उप आदर्श राज्य का। तो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें सर्वाधिक जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, प्लेटो का आदर्श राज्य है उस पर से प्रश्न बनता है। आत्मा के गुण कौन से हैं? एक ये अभी हमने रूसो का कथन देखा था, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है? मुझे लगता है कि यदि आपने प्लेटो को ध्यान से पढ़ा होगा, जो पिछले वीडियो जारी हुए उनमें प्लेटो को यदि आपने पढ़ा है, तो ये प्रश्न इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इन प्रश्नों का आप समय समय पर रिवीजन करते रहें। आगामी समय के लिए ये जो प्रश्न है ये आपके लिए एक प्रकार से मील का जो पत्थर होता है वो सिद्ध होंगे। धन्यवाद।